नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है वृद्धाश्रम और वापसी भाग 4। दोस्तों, ये कहानी का अंतिम भाग है। इस कहानी के तीसरे भाग में आपने सुना था कि किस तरह आदर्श जी, मीनू और अजीत जी को बबीता जी के बारे में बता रहे थे, जिसको सुनकर सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद मीनू आदर्श जी से कहती है कि भाई साहब, आप भी तो माँ जी को अपने साथ रख सकते हैं ना। तो आदर्श कहते हैं कि भाभी जी, आपको अभी पूरी सच्चाई पता नहीं है। अगर आपको पता चलेगा ना, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाएगी। तो अजीत जी कहते हैं, आदर्श भाई, मुझे पूरी बात बताइए ना। तो बबीता जी फिर से आंखों ही आंखों में उन्हें इशारा कर मना करती हैं। तो अजीत जी बबीता जी से कहने लगते हैं कि माँ, आदर्श जी जैसा एक सौभाग्यशाली पुत्र तो आपके साथ है ही ना। और आज मैं और मीनू भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग भी आपके जीवन में पुत्र और पुत्रवधू की कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज से आप आदर्श और मुझे दोनों को अपना पुत्र समझ लीजिए ना। मीनू बोली, हाँ माँ जी, और मुझे अपनी पुत्रवधू। थोड़ी देर तक माहौल बिल्कुल शांत रहा। फिर अजीत जी बोले कि भाई साहब, अभी तक आपने जो बातें बताई हैं वह मेरे मन को व्यथित कर देने वाली है कि कैसे कोई पुत्र अपने माता पिता को एक पत्नी के कहने पर भला भुला सकता है। वाकई आप एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, परंतु मैं अब यह जानना चाहता हूँ कि पापा जी की मृत्यु जब हुई तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे माँ जी यहाँ तक पहुँची। तब आदर्श जी ने कहा, भाई साहब, उसके बाद की कहानी तो और ही दर्दनाक है और घृणा पैदा कर देने वाली है। सच में स्वार्थ में व्यक्ति कितना अंधा हो जाता है, ऐसा तो मैंने केवल सुना भर था, लेकिन देखा तो मैंने पहली बार ही था। जानते हैं भाई साहब कि पापा जी की मृत्यु हो जाने पर मम्मी जी के ऊपर कैसे विपत्तियों भरा पहाड़ गिर पड़ा। शायद आप इसका स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि माँ का इकलौता पुत्र माता पिता को छोड़कर चला गया हो और उसी दौरान उसका पति भी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया हो। तो उस माँ और एक पत्नी के ऊपर भला क्या बीत रही होगी। मम्मी जी ने किसी तरह से कांपते हाथों से आकाश भैया को फोन मिलाकर रोते और कांपते शब्दों में पिताजी के गुजर जाने की सूचना दी। पर आकाश भैया यह सुनते ही फोन पर ही रोने लगे और उन्होंने कहा कि माँ, आप अकेली नहीं हो। मैं जितना भी जल्दी हो सकता है भारत पहुंच रहा हूँ। परंतु उन्होंने आने का दिन और समय कुछ भी नहीं बताया और इधर पापा जी की अंतिम विदाई के लिए भी देर हो रही थी। वैसे भी पापा जी की अंतिम इच्छा भी पूरी होनी थी। फिर भी मम्मी जी ने आकाश भैया का 2 दिनों तक इंतजार किया, परंतु जब आकाश भैया नहीं आए तब पापा जी के इच्छानुसार मम्मी जी के कहने पर मैंने ही उनकी अंतिम विदाई की। मैंने उन्हें मुखाग्नि देकर एक बेटे का फर्ज निभाया। मम्मी जी को इस बात से बहुत आघात पहुंचा था। शायद इसी कारण वे गुमसुम और बिल्कुल शांत हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी मम्मी जी को यही समझाते रहे कि माँ, ईश्वर के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम लोग तो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपका साथ हम लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। पापा जी के न रहने पर उनके साथ काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हुए थे, अतः उनके प्रति अब मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि उनके क्रियाकर्म को बड़े धूमधाम से करूं। पापा जी की मृत्यु के 5 दिन के बाद आकाश भैया अपनी पत्नी जेसिका को लेकर घर आए। अब तो उनके एक बेटी नीरू
और एक बेटा मेहुल भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वे लोग बच्चों को बिना लिए ही आ गए थे। जब वह मम्मी जी के पास पहुँचे, तब अपने आप को रोक न सके और उनकी देखकर बिलख-बिलख कर माँ उनके सामने रोने लग गई। परंतु जेसिका भाभी पर तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। एक माँ अपने पति को खो देने के बाद अपने इकलौते बेटे को पाकर मन की वेदना को प्रकट कर रही थी। थोड़ी देर बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। मम्मी जी ने आकाश भैया से पूछा कि बेटा, इतने वर्षों बाद तुम घर आए हो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखने की चाहत लिए हुए ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं लाए? मेरी भी इच्छा थी कि कम से कम एक बार अपने पोते और पोती को अपनी आंखों से तो देख लूं। मेरा क्या भरोसा कि कब मैं भी न रहूं। तुम्हारे पापा तो चले गए, पर मेरा भी क्या ठिकाना कब दुनिया छोड़कर चली जाऊं। मम्मी जी के इतना कहने पर आकाश भैया जेसिका भाभी की ओर देखने लगे। तभी जेसिका भाभी हकलाते हुए बोली, वो न माँ जी, बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी, इसीलिए वे नहीं आ सके। जबकि उनके हाव भाव से यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि वे झूठ बोल रही हैं। वे जानबूझकर बच्चों को नहीं लाई थी। थोड़ी देर माँ के साथ वे दोनों बैठे रहे। फिर उनके लिए वहाँ सब कुछ सामान्य सा हो गया। उन्हें जैसे यह आभास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया है। यहाँ तक कि पापा जी के क्रियाकर्म के बारे में भी वे नहीं जानना चाहते थे। इस पर सभी को आश्चर्य हो रहा था कि चलो, जेसिका तो बाहर की थी, पर आकाश, आकाश का क्या? वे तो उसके पिता थे ना। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंततः पापा जी के क्रियाकर्म को मैंने बड़े ही सम्मानजनक ढंग से संपन्न करवाया, परंतु जो भी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग थे, सभी बातें बना रहे थे कि भगवान ऐसा बेटा किसी को न दे। सभी अपने अपने घर चले गए। तो अगले ही दिन आकाश ने मौका देखकर माँ से कहा, माँ, पिताजी तो अब रहे नहीं, आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगी? इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने यह सोचा है कि आप भी हम लोगों के साथ ही लंदन चलिए, अपने पोते पोती और हमारे साथ। आप अकेली यहाँ रहकर क्या करेंगी? हमें भी तो चिंता बनी रहेगी न माँ। परंतु एक काम करना, यहाँ से चलने से पहले सारी जमीन जायदाद बेच देंगे। परंतु मम्मी जी ने इसका विरोध करते हुए आकाश भैया से कहा कि बेटा, जहाँ तेरे पापा अंतिम दिनों में रहे हैं, उस स्थान को छोड़कर जाने का मेरा मन तो नहीं करता है। इसलिए अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं रह सकते हो तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम लोगों के साथ वहाँ नहीं आ सकती हूँ। मैं यहीं पर तुम्हारे पापा जी के यादों के सहारे रह लूँगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन आकाश भैया और जेसिका भाभी नहीं माने। उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया। उन पर रोज रोज ऐसा करने का दबाव डालते रहे। माँ के न चाहते हुए भी वे लोग बार बार माँ को समझा रहे थे, परंतु माँ उनके साथ जाने को तैयार नहीं हो रही थी। मैं भी माँ को बार बार समझाता रहा कि माँ, आप बुरा मत मानिएगा, पर आकाश भैया और भाभी आपके साथ छल कर रहे हैं। माँ को भी मेरे कहे पर विश्वास था, परंतु वे पुत्र मोह में कुछ न कर सकी। माँ ने अपने सारे जेवरात जेसिका भाभी के हवाले कर दिया। माँ को शायद यह आभास पहले ही हो गया था कि आकाश भैया की नीयत कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने पहले ही अपने अकाउंट से 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भिजवा दिया था। आखिर एक दिन वह दिन भी आ गया जब माँ को लेकर वे लोग लंदन जाने के लिए घर से निकले। माँ उदास मन से उनके साथ जा रही थी। जब मैं भी साथ आने लगा
तो आकाश भैया ने कहा कि अरे, तुम वहाँ आकर क्या करोगे? तुम परेशान मत हो, मैं माँ को लेकर जा सकता हूँ। आखिर ये मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी औकात तो सिर्फ मेरे घर में एक नौकर की है, जिसको मेरे माता पिता ने सिर चढ़ा रखा है। अब हटो आगे से, जाने दो हम लोगों को। मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ और मम्मी जी के भी आंख सजल हो उठे, पर इन सब का उन पर कोई असर नहीं हुआ। आकाश भैया इतने चालाक तो नहीं थे। इन सब के पीछे तो उनकी पत्नी जेसिका का ही मास्टरमाइंड दिमाग दौड़ रहा था। उन्होंने माँ जी का अकाउंट तक अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया था। घर का सारा सामान तक ऑनलाइन बेच दिया था। जब वे लोग घर से निकलने लगे, तभी उनके पास एक फ़ोन आया और फ़ोन भी किसी षड्यंत्र का हिस्सा था। जिसके बाद आकाश भैया ने कहा, ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। तब जेसिका ने पूछा, क्या हुआ? तो आकाश भैया ने बताया कि मम्मी जी का वीज़ा और पासपोर्ट अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, तो अब हमें यहीं रुकना पड़ेगा कुछ दिनों तक। पर अब रुकेंगे कहाँ? घर तो हमने बेच दिया है और अब तो होटल में ही रहना पड़ेगा। तब जेसिका भैया से चीख-चीख कर कहने लगी कि अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। आप टिकट कैंसिल मत करिएगा। आकाश भैया के ऊपर वो इतनी तेज हावी हो गई कि वह सारी मर्यादा ही जैसे भूल गई हों। वह भैया को सबके सामने ही डांटने लगी और आकाश भैया सिर नीचा किए हुए उनकी डांट सुनते रहे। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, जेसिका, अब मम्मी जी यहाँ अकेली कहाँ रहेंगी? मम्मी जी को तो साथ लेकर ही जाना है ना। हम उनको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। आखिर वह मेरी माँ है। तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? तो जेसिका बोली, आकाश, कुछ दिनों की ही तो बात है। आजकल न जाने कितने अच्छे अच्छे वृद्धाश्रम बन गए हैं। आप अपनी मम्मी जी को वहीं पर कुछ दिनों के लिए रख दीजिए। जब उनका वीज़ा और पासपोर्ट बन जाएगा, तो आप आकर उनको यहाँ से ले जाना। जेसिका भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा तो खून खौल उठा और मेरे बर्दाश्त की सीमा अब जवाब दे रही थी। मैंने सारे लिहाज को त्याग कर उनको तेज आवाज में डांटते हुए कहा, खबरदार भाभी, अगर दोबारा आपने ऐसी बात मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, मैंने सुना था कि इंसान के अंदर हैवानियत आ जाने से कभी-कभी वह राह भटक जाता है, परंतु वह इतना पतित हो जाते हैं जितना कि आप, यह मैंने पहली बार देखा है। जिस माँ का आपने सब कुछ लूट लिया है, उसी माँ को आप अनाथ समझकर वृद्धाश्रम में रखने की बात कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर इनकी जगह आपकी माँ होती, तो क्या आप उनके साथ भी यही करती? इतना बड़ा अन्याय करते हुए क्या आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है क्या? आपको ऊपर वाले का भी डर नहीं है। याद रखिएगा भाभी कि उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है। अपने कर्म जरूर वापस आ जाते हैं। भूलिएगा नहीं इस बात को। मैं गुस्से से पागल हुए जा रहा था, इसलिए मैंने आकाश भैया को वो सब कुछ भी सुना डाला जो मेरे मन में बरसों से भरा हुआ था। मैं यह भी बोल गया कि अरे, आपको जरा भी लज्जा नहीं आ रही है कि जिस माँ ने आपको पाल पोस कर इस लायक बनाया, उसी माँ के बारे में आपके पत्नी के आचरण को आप कैसे सहन कर पा रहे हैं? अरे, यह कैसी पत्नी भक्ति है जो माँ के प्रेम से भी बड़ा हो जाए? मेरी कड़वी बातें उनको हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए मुझे बीच में ही रोकते हुए वे मुझे अपशब्द कहकर अपनी पत्नी को और खुश करने लगे थे। वे बोलने लगे, अरे दुष्ट नालायक, अब तेरा हमारा कोई संबंध नहीं है। तू किस हक से मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रहा है? अभी मेरी आंखों के सामने से हट जा, वरना स्थिति गंभीर हो जाएगी। मैंने भी उनको जवाब दिया, अब आप मुझको क्यों जाने के लिए कह रहे हैं? अब तो यह मकान किसी दूसरे का हो गया है ना। आप खुद यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, समझे? एक बात आप दोनों पति पत्नी
कान खोलकर सुन लेना कि मम्मी जी कोई अनाथ महिला नहीं है जो वृद्धाश्रम में रहने के लिए जाएंगी, समझे? अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जीते जी यह कभी भी नहीं होगा। यह सुनकर मेरी माँ बोली, बेटा आदर्श, यह सब मेरे भाग्य का दोष है बेटा। तुम मेरे लाडले हो, परंतु मैं अब वहाँ नहीं रहना चाहती। अब मेरा मजाक बन जाएगा। सभी वहाँ पर लोग मेरा मजाक बनाने लगेंगे। इसलिए बेटा, कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं वृद्धाश्रम में ही रह लूंगी। आकाश तो आकर मुझे थोड़े दिन बाद ले ही जाएगा। आकाश भैया के इस प्रस्ताव को मम्मी जी के द्वारा मान लिए जाने से मैं बेबस हो गया। उनके इतना कहते ही जेसिका भी मंद मंद मुस्काने लगी। फिर आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उन लोगों ने माँ को वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया और खुद दोनों लंदन चले गए और आज तक वे दोनों वापस नहीं आए। इसलिए मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं माँ जी से मिलने के लिए चला आता हूँ। उधर बबीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। मीनू ने उन्हें गले लगा लिया और उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें समझाने लगी। आदर्श ने आगे बताया कि आज भी मैं माँ जी के आगे विनती करता रहता हूँ कि वे हमारे साथ रहें। आखिर मेरे पास आज जो कुछ भी है सब इन्हीं का तो दिया हुआ है। अजीत ने कहा, सच में किसी ने कहा है ना कि जिसके पास जो होता है वह उसकी कदर नहीं जानता। हमसे पूछो, मैं और मीनू दोनों ही हमेशा माता पिता के प्यार से वंचित रहे हैं। आज मेरे बच्चे भी दादा दादी के प्यार के लिए तरसते हैं। फिर मीनू बबीता जी के आंसू पोंछते हुए कहती है कि माँ जी, आप के ऊपर जो कुछ भी बीता है उसे हम ठीक तो नहीं कर सकते हैं। सच में वह सब तो मन को झकझोर देने वाला है। परंतु कहते हैं ना माँ कि एक माँ होने के नाते आप भले ही आकाश भैया को माफ कर दें, परंतु प्रकृति कभी किसी को माफ नहीं करती है। जो हुआ है सो हुआ। जो हुआ बहुत बुरा था, पर आप स्वयं को खुश रखिए माँ। उनके लिए व्यर्थ में आंसू बहाकर अपनी तबीयत क्यों खराब करती हैं? आज से मैं आपको वचन देती हूँ माँ, आज से आप हम तीनों की माँ हैं। माँ जी, आज से आपके एक नहीं बल्कि दो दो बेटा बहू हैं। हमेशा माँ खून के रिश्ते ही सच्चे हों ऐसा जरूरी तो नहीं। तभी अजीत जी बोले, माँ मीनू सही कह रही है और मेरी भी यह इच्छा है कि आप वृद्धाश्रम को छोड़कर हम लोगों के घर में हमारे साथ रहें। जिस प्यार को हम बचपन में तरसते रहे हैं वह प्यार आपसे पाएं। इतना कहकर अजीत जी मीनू की ओर देखने लगे। मीनू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अजीत जी की ओर देखते हुए कहा कि अजीत जी, आपके नेक विचार को सुनकर आप पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आप जैसे हीरे को मैंने अपने पति के रूप में चुनकर कोई गलती नहीं की है। आप मेरे पति हैं और आप तो मेरे मुंह की बात ही छीन लिए। हम लोग माँ जी को अपने घर ले चलेंगे। मेरा घर भी एक माँ की ममता और प्यार से भर जाएगा। अब मेरे बच्चों को भी दादी का प्यार मिल पाएगा। कहते हुए अजीत और मीनू माँ जी की ओर देखने लगे। बबीता जी बहुत ही असमंजस में पड़कर सोचने लगी कि तभी अजीत और मीनू के दोनों बच्चे जो अब तक बाहर खेल रहे थे उन्हें ढूंढते हुए अंदर आ गए। तो मीनू ने कहा, बच्चों ये आपकी दादी हैं, इनके पैर छुओ। बच्चे दौड़कर बबीता जी के पैर छूकर उन्हें गले लगा लिए। बबीता जी को एक बार तो ऐसा लगा जैसे ये आकाश के ही बच्चे हों। बबीता जी ने भी बच्चों को गले लगाकर उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद बबीता जी अजीत और मीनू के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर आज ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया है। ऐसा कैसे हो गया जो कि बबीता जी कभी किसी से बात नहीं करती थी, आज वे इन बच्चों के साथ खेल रही हैं, हंस रही हैं।
अब उन सब की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। अब तो जल्दी जल्दी अजीत और मीनू ने सारी और औपचारिकताएं पूरी कर बबीता जी को अपने घर लेकर आ गए। उनके साथ आदर्श जी भी थे। थोड़ी देर बाद वह लोग घर पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही बबीता जी और आदर्श जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उन दोनों को चौंकता हुआ देखकर अजीत ने पूछा, क्या बात है भाई साहब? माँ, आप लोग ऐसे क्यों चौंक रहे हैं? तब बबीता जी ने पूछा कि बेटा, यह मकान तुम्हें कहाँ से मिल गया? तो अजीत ने बताया, माँ, मैंने कुछ समय पहले ही इसको सेकंड हैंड खरीदा है। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? तब उन्होंने बताया कि बेटा, यह वही बंगला है जिसको मेरे बेटे आकाश ने कौड़ियों के दाम बेच दिया था। यह सुनकर अजीत और मीनू बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, माँ जी, यह तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि एक बेटे ने आपके सपने के इस बंगले को बेच दिया था, लेकिन आपके दूसरे बेटे ने उसे फिर से खरीद लिया। आपका मकान अब आपको वापस मिल गया है। यह मकान मेरे लिए तो माँ बहुत सौभाग्यशाली है। पता है, जब से मैं इस मकान में आया हूँ ना माँ, तब से मेरे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। लेकिन यह मेरे लिए और भी अच्छा है कि इस घर की असली मालकिन फिर से आ गई है, मेरी माँ के रूप में। कि तभी दोनों बच्चे भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे, अब दादी को अंदर भी आने दो ना पापा। कि तभी उनका 4 साल का बेटा तुतलाते हुए कहता है कि अले, मुझे कोई नाश्ता तो दो, मुझे दादी को अपना तमला और खिलौना दिखाने हैं। तो सभी हंस पड़ते हैं और साइड हो जाते हैं। इस तरह से वह भागता हुआ बबीता जी को अपना कमरा दिखाता है और अपने खिलौने दिखाते हैं। एक ममता से भरी माँ की वृद्धाश्रम से सुखद वापसी होती है। बच्चों को उनकी दादी माँ और अजीत तथा मीनू को एक माँ का प्यार और बबीता जी को एक बहू, बेटे और नाती पोते का प्यार फिर से मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? ये अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट्स करें, शेयर करें, और यदि मेरी कहानी आपके दिल के किसी भी कोने को छूती हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।